नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे और आपके जीवन से होता है और जो आपके फायदे से जुड़ी होती हैं। जब तक हम नौकरी करते रहते हैं तब तक एक निश्चित रकम हमारे हाथों में हर महीने आती रहती है, जिसका खर्च भी तय होता है। सुनियोजित तरीके से हम उसका खर्च भी करते हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद हमारी यह नियमित आय बंद हो जाती है। तो फिर ऐसे कौन से विकल्प आपके पास हो सकते हैं जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक निश्चित रकम हर महीने मिलती रहे, जिससे जिंदगी सुखमय रहे और आपको आर्थिक कष्ट का सामना ना करना पड़े। आज हम इसी विषय पर अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी नमस्कार। और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शिल्पा बाग जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। जागरण डायलॉग्स में स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को होस्ट। मैं दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस जागरण डायलॉग्स के इंटरेक्शन में। मेरा पहला सवाल जितेंद्र जी आपके साथ में है। पेंशन की जब बात करें तो सबके मन में पहला जो एक वर्ड आता है वो है पीपीएफ। तो और लोग रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। बट यहाँ पे मेरा सवाल जो यंग जनरेशन है उसके रिगार्डिंग है। जो लोग अभी अपने फर्स्ट जॉब में आए हैं, अभी स्टार्ट किया है, 6 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है पीपीएफ को लेके? कितना इंपॉर्टेंट है पीपीएफ और व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको 1.5 लाख या 1 लाख ही जमा करना पड़ेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं पीपीएफ में। तो वो जो एक बेसिक गाइडलाइंस और जो बेसिक मिथ्स हैं पीपीएफ के अराउंड, वो आप हेल्प करिए हमारे यूजर्स को डीबंक करने के लिए। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप मिनिमम जो निवेश है वो 500 रुपये से स्टार्ट होता है और जो 1.5 लाख का जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए साल का निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है। 15 साल के बाद आप इसको हर 5 साल के ब्लॉक में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप जब तक कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं। तो जो ब्याज आपको मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है और दूसरा कंपाउंडिंग होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पीपीएफ एक बड़ा ही अच्छा निवेश है और क्योंकि मिनिमम जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है, तो मेरे ख्याल से कोई भी एक बहुत छोटे निवेश से इसमें शुरू कर सकता है और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे काफी दर्शक जो हैं युवा हैं और वह जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो किस उम्र से, या नौकरी करते हैं तो किस पड़ाव से, नौकरी के किस पड़ाव से रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए। हमारा जो प्रश्न है, ये दर्शकों का जो प्रश्न है शिल्पा जी से। जी, ये सवाल सबके मन में आता है कि नई नई नौकरी लगी है और जब भी हमें इनकम आती है, सैलरी आती है, तो बहुत सारे युवा सोचते हैं कि अभी हम इसको एंजॉय करें और रिटायरमेंट तो अभी काफ़ी दूर है, फिर बाद में सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। एक कारण जो है वो है अनस्टेबल, अभी जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट में या इकोनॉमी में। तो पहले कैसे होता था, लोगों को लगता था कि हाँ, अभी जो मैंने कंपनी ज्वाइन की है तो अभी मैं उम्र के 58 साल तक नौकरी करके रिटायर होऊंगा। लेकिन इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है कि मैं इतने सालों तक नौकरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये एक रीजन है जिसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करना चाहिए। दूसरा रीजन हम ये कहते हैं कि जो कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको हम चक्रवाढ़ जैसा जो ब्याज मिलता है वो चक्रवाढ़ ब्याज जो होता है उससे बहुत गुना काफी बड़ा हमको निवेश हो सकता है जितनी जल्दी हम। तो अगर 25 साल की उम्र में अगर किसी ने 1,000 रुपए महीना भी अगर शुरू किया इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका जो उसकी जो पूंजी बनेगी 58 साल तक, वो कहीं ज्यादा बड़ी होगी कि जैसे उसने 40-45 साल तक कुछ किया ही नहीं रिटायरमेंट के। और उसके बाद वो हर महीना 10,000 रुपये अगर भी डाले तो भी जो 25 साल वाला है उसकी पूंजी इस मामले में बहुत ज्यादा होगी। तो जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते, अगर आपकी जो भी सैलरी है उसका अगर 10% भी अगर आप रिटायरमेंट के लिए बाजू में रखें, जितनी जल्दी हो सके, वो मेरे ख्याल में सही हो। जी,
जी शिल्पा जी। जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और ये रिगार्डिंग जो पोस्ट ऑफिस की काफी सारी जो स्कीम्स होती हैं जो स्पेसिफिकली बनाई गई हैं पेंशन प्लानिंग के लिए, उसके अराउंड हमारे दर्शकों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करिए। कुछ प्लान्स के बारे में बताइए जिसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एज स्मॉल एज 500 to 1000 रुपीज पर मंथ के जो प्लान्स होते हैं उसमें भी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की जो भी स्कीम होती है उसके जी। अंदर अगर आप ट्रेडिशनल डिपॉजिट की आप बात करें तो उसमें कम निवेश करते हैं आप, और आपको एक उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो जो निवेश है, वो जो आप निवेश करते हैं, उस निवेश का जो ज्यादातर ट्रेडिशनल डिपॉजिट है वो कहीं ना कहीं डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, कम रिटर्न में आपको मिलता है उसके अंदर। और जो निवेश की पूंजी आप जमा करते हैं वो कम पड़ती है जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी पेंशन प्लान के अंदर, किसी भी तरह का रिटायरमेंट प्लान है, उसके अंदर जो रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलेगी वो इस पे निर्भर करेगी कि आप कितना एक्यूमुलेट कर पाते हैं, कितना जमा कर पाते हैं। और वो इस पे निर्भर करता है कि आपने कब शुरू किया, कितना आपको ब्याज मिला, उस पे कितना रिटर्न मिला, और कितना आपने कमाया। तो मसलन अगर आपने केवल 10 साल पहले शुरू किया है तो वो रिटायरमेंट फंड आपको जो है बहुत ही कम पड़ेगा। तो कोई भी अगर आप स्कीम लेंगे, तो पोस्ट ऑफिस ही नहीं, अगर आप कोई और स्कीम भी लेते हैं रिटायरमेंट की, उसके अंदर अगर आपको रिटर्न सही नहीं मिलता है तो जो आपकी जो पूंजी जमा होती है वो बहुत ही कम पड़ती है। पोस्ट ऑफिस के अंदर रिटायरमेंट जो स्पेसिफिक रिटायरमेंट स्कीम है उस, या पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम का प्रोविजन ये होता है कि आप जमा करिए और जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे आपको एक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो पेंशन स्कीम होती है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, क्योंकि उसमें पेंशन देना है आपको, और पेंशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। जो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम है या कहीं और तरह की स्कीम में जब आप रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं तो उसमें आप एक्यूमुलेट करते हैं पैसा, और वो जितना पैसा एक्यूमुलेट होता है उससे जाके आप एक पेंशन स्कीम को खरीदते हैं। तो वो पेंशन कितनी मिलेगी वो उस पर निर्भर करेगा कि कितनी पूंजी आपने जमा करी। जितेंद्र जी, हमारे एक दर्शक हैं रोहित जायसवाल। इन्होंने पूछा है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बेटर है या पीपीएफ बेटर है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की कमी ना हो, इसके लिए कई ऑप्शंस हमारे पास है। एनपीएस है, प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड्स है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तमाम तरह की पेंशन प्लान्स हैं जिसमें हम पैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। अब सब एनपीएस पॉपुलर है, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीएस की ही, क्योंकि ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है। आप ये बताएं कि एनपीएस किस हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल है, और अगर कोई व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर तमाम ऑप्शंस हैं, इसलिए एनपीएस की चर्चा हम पहले कर रहे हैं। जी, देखिए, सबसे पहले रिटायरमेंट की बात करते हैं कि जब आपको एक अच्छा फंड एक्यूमुलेट करना है, ठीक है, दो फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं, एक है इन्फ्लेशन और एक है टैक्स। राइट, इन्फ्लेशन हम क्यों बोलते हैं, और खासकर आपको रिटायरमेंट ईयर्स के बाद अपने एक्सपेंसेस अपनी ही पूंजी से मीट करने होंगे। मसलन 20 या 30 हजार का एक्सपेंस आज की डेट में अगर 7% से मैं इंक्रीज करूं तो अगले 30 साल के बाद वही एक्सपेंस 1.5 लाख के आसपास हो जाता है मंथली, 7% इन्फ्लेशन पे। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आज जो 30 हजार है वो कल आपको 1.5 लाख रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा 30 साल के बाद। तो किसी को अगर 30 साल के बाद का रिटायरमेंट फंड बनाना है तो उसको 1.5 लाख का मंथली एक्सपेंस लेके चलना पड़ेगा। यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि आप जब भी कोई निवेश करें उसमें रिटर्न आपका इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अब क्या क्या ऐसे एवेन्यू है जिसमें इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। एनपीएस पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन है, और इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर लंबी अवधि में आप इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न कमा सकते हैं। मसलन 10 से 12% अगर आपने रिटर्न कमाया तो आपने 7% इन्फ्लेशन को बीट करके नेट 4% 3% अपना जोड़ा है। क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को बीट किया है तो आप एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न से आप एक अच्छा पैसा जमा कर पाते हैं। इसी वजह से एनपीएस पॉपुलर है।
और एनपीएस की जो मेन फीचर्स हैं कि आप 60 साल तक इसमें अपना जमा की पूंजी को निवेश कीजिए, 60 साल के बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक एन्युटी देगी, जिसको हम पेंशन बोलते हैं, कि एक मंथली पेंशन आपको देगी। अब वो पेंशन इस पे निर्भर करता है कि कितना आपने जोड़ा है, और उसे जोड़ने के लिए मुझे अच्छा रिटर्न कमाना पड़ेगा। एनपीएस इसीलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उसमें इक्विटी का निवेश है। उस इक्विटी से मैं एक फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 6-7% से मैं कहीं ज्यादा कमा सकता हूं। हालांकि पूरा का पूरा इक्विटी प्रोविजन नहीं है, आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिल्ट में भी, और कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी उसमें निवेश है। तो आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से कि कितना आपको इक्विटी में जाना चाहिए, किस हॉराइजन पे आप निवेश करना शुरू कर रहे हैं, उसके हिसाब से चुन सकते हैं। मेरी राय में जो युवा है, अगर वो एनपीएस में शुरू करता है और उसके पास अगर 25-30 साल का हॉराइजन है, तो उसको ज्यादा इक्विटी के अंदर निवेश करना चाहिए। नाउ एनपीएस में निवेश करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना है, पहला कि आप क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेंगे, आपका रिटर्न उस पर निर्भर करेगा। आप बोलते हैं कि मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गिल्ट में ज्यादा करूंगा, इक्विटी में कम करूंगा, तो आप इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इक्विटी में ज्यादा निवेश करेंगे तो इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी, अगर आप खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं कि मुझे कितना इक्विटी करना है, और मैं कब इक्विटी से थोड़ा बाहर हूं, कब कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करूं, तो ऑटो एसेट एलोकेशन फीचर इसमें आपको मिलता है कि उम्र के साथ आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो कम होता जाता है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरी राय में निवेश करने से पहले एनपीएस में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये मार्केट लिंक रिटर्न है, आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है। जितनी लंबी अवधि होगी, एनपीएस में भी वही बेसिक लागू होता है कि जितनी लंबी अवधि होगी उतना आप ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, उतनी ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी। जी जी। शिल्पा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और ये सवाल स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब कोई भी अर्न करना शुरू करता है और वो सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो ऑब्वियसली हर कोई अपने पेरेंट्स से एक राय लेना चाहता है कि क्या है। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स ने मेजरली पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और एलआईसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का अपना एक पर्सपेक्टिव बना के रखा हुआ था। बट आपको क्या लगता है कि क्या म्यूचुअल फंड भी उतने ही सेफ रहेंगे फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग नाउ टू बिल्ड अ पेंशन फंड? अगर वो अपने पेंशन फंड बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें म्यूचुअल फंड को भी एज एन पेंशन प्लान नहीं बोलूं, लेकिन एक पेंशन फंड के रूप में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए वरुण जी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, अगर कोई युवा है और उसका रिटायरमेंट एज हम अगर 58 साल तक लेके चलते हैं, तो उसके पास एक 25-30 साल का बहुत अच्छा समय है। इसीलिए वो अगर जल्दी निवेश करना शुरू करे, तो इक्विटी मार्केट जो वॉलेटिलिटी के लिए लोग ज्यादातर डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट है तो मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट, अगर आप 2 साल में अगर आपको कार लेनी है और अगर आप निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में कि मुझे 15-20% मिलेगा, तब चांसेस होते हैं कि आपका लॉस। लेकिन अगर आपका टाइम हो रहा है तो 25-30 साल का है, तो इसमें जो वॉलेटिलिटी है, जो रिस्क जिसे हम बोलते हैं, वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो एवरेज हो जाता है। और इसके वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैं ज्यादातर मेंशन करूंगी। एक जो होता है वो, क्योंकि हर लोगों को कैसे होता है, टैक्स बचाना होता है, तो सीपीएफ की और एनपीएस की हम लोगों ने बात की, तो लोगों को एक तो रीजन ये भी होता है, एक कारण ये होता है कि मेरा टैक्स बचेगा, फिर 1.5 लाख बचेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड ईएलएस, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो ये जो है वो बहुत अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए। यहाँ पे जो पैसा आप निवेश करते हैं वो आपको सेक्शन 80C के अंदर, जो हमारा 1.5 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन है, उसके लिए ये क्वालिफाई होता है। दूसरी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अभी सोल्यूशन बेस्ड कैटेगरी में आती है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट स्कीम। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के लिए बनाए गए। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क तो वही रहेगा, वो इन्वेस्ट तो करेंगे इक्विटी में, लेकिन उनका जो, देखो कैसा, अगर आप कोई भी रिटायरमेंट स्कीम लें तो वहाँ पे लॉक इन होता है जो बहुत लंबा चलता है।
इसका कारण यह है कि लोगों को टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा निकाल लूँ। इसलिए अगर आप पीपीएफ देखें तो 15 साल का है, एनपीएस देखें तो 60 साल तक का। तो ये जो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम वो भी 5 साल तक या आप 60 साल के होने तक आप निवेश नहीं वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत अच्छा है डिसिप्लिन की वजह से। तो ये ऑप्शन जरूर रखें। इक्विटी म्यूचुअल फंड ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, जैसे जितेंद्र जी ने कहा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड से कोई और अच्छा रास्ता आज के इसमें तो नहीं दिखता। जी, चर्चा हो गई एनपीएस की, प्रोविडेंट फंड की और म्यूचुअल फंड की। अब एक और ऑप्शन बचता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान। जितेंद्र जी, ये आप ही इस पर प्रकाश डालें कि तमाम जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पेंशन प्लान्स हैं, तो क्या एनपीएस, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स के जो तमाम स्कीम्स हैं, जैसा अभी शिल्पा जी ने कहा, रिटायरमेंट स्कीम्स भी हैं उनके, और ईएलएसएस की उन्होंने बात की कि आप पैसे भी एक्युमुलेट कर सकते हैं और साथ में जो एटीसी का बेनिफिट है इनकम टैक्स में वो भी ले सकते हैं। जो एलआईसी के पेंशन प्लान्स है उस पे भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हम रिटर्न के नजरिए से देखें तो उन्हें आप कहाँ पाते हैं? और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि क्या उनको एलआईसी के पेंशन प्लान में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हाँ मेरा मतलब है, वहां उनको पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? देखिए मनीष जी, जहाँ तक रिटायरमेंट प्लान्स की बात है तो रिटायरमेंट प्लान्स में भी अब दो तरह के प्लान आते हैं। एक है ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान, जो एंडोमेंट प्लान जैसा ही होता है कि जो रिटर्न होगा वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एलआईसी कंपनी डेट में निवेश करेगी और वहां से हर साल बोनस देगी। दूसरा जो रिटायरमेंट प्लान है वो यूलिप बेस्ड प्लान है, यूनिट लिंक पेंशन प्लान होते हैं, जिसमें कि वो मार्केट में निवेश होगा। अब दोनों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं एक रिटायरमेंट फंड एक्यूमुलेट करने के लिए ट्रेडिशनल डिपॉजिट में, हालांकि आप एक नियमित निवेश कर सकते हैं, आपका नियमित डिसिप्लिन बन सकता है, बस रिटर्न के मामले में थोड़ा कम होते हैं। तो आप रिटर्न बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप ट्रेडिशनल पेंशन प्लान की आप बात करते हैं। यूनिट लिंक पेंशन प्लान में वही मार्केट लिंक रिटर्न है, आपको एक लंबा निवेश सोचना पड़ता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं तो आप यूनिट लिंक पेंशन प्लान में मेरी राय में एक ही तरह के दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके आप कोई खास बेनिफिट नहीं कमाते हैं। जो एक बड़ा अच्छा निवेश का जरिया है वो ये कि आप एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करें जैसे कि म्यूचुअल फंड है, और जब वो पैसा एक्यूमुलेट हो जाए, और अगर आप एन्युटी चाहते हैं तो एक कंपनीज के अंदर इमीडिएट एन्युटी प्रोडक्ट होते हैं कि आप एक लमसम मनी दीजिए और अगले महीने से या एक साल के बाद वो कंपनी आपको मंथली पेंशन देना शुरू कर देगी। तो इस तरह का भी एक निवेश जो है वो सोचा जा सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो पेंशन प्लान है, ट्रेडिशनल पेंशन प्लान है, उसमें रिटर्न का एक बड़ा फैक्टर है जो हर निवेशक को देखना होगा कि क्या वो रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर मैंने 20 साल पेंशन प्लान के लिए निवेश किया और अगर उसमें मुझे रिटर्न 7% से ऊपर नहीं मिल रहा है तो मैं इन्फ्लेशन को कैसे बीट करूंगा। और अगर मैं यूनिट लिंक पेंशन प्लान में निवेश कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहा हूं तो निवेश तो मेरा दोनों शेयर बाजार में जा रहा है। तो इनमें से कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, किसमें ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है मुझे, और किसमें मेरे लिए एग्जिट करना ज्यादा आसान है अगर वो स्कीम परफॉर्म नहीं करती है। तो ये फैक्टर्स को देखते हुए ही आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान में निवेश करना चाहिए। शिल्पा जी, मेरा अगला सवाल आपसे उन लोगों के लिए है जिन लोगों की रिटायरमेंट हो गया है बट उन लोगों ने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया, बट उन लोगों ने अपने बैंक में दे हैव एंड अप सेविंग अ सर्टेन अमाउंट, उन लोगों ने सेव कर लिया अपने बैंक अकाउंट में, बट अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको एक रेगुलरली मंथली एक पेंशन फॉर्म में आनी शुरू हो जाए। तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसे प्लान्स हैं जो पीपल पोस्ट रिटायरमेंट स्टार्ट करें और तब उन्हें वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाए? देखिए, रिटायरमेंट में जो कैश इनफ्लो चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और कोई सोर्स तो होता नहीं है का। तो ये जो फंड है वहीं से पैसा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं, रिटायरमेंट कॉर्पोरेट जो बना है उसका, उसको 3 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। ठीक है, एक जो हिस्सा होता है वो हमारे पहले 5 साल रिटायरमेंट बाद में के जो 5 साल है
उसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए निवेश किया जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है वो 5 साल से लेके 15 साल तक जो भी इन्वेस्टमेंट हमको लगेगी, वो इनकम हमको लगेगी, उसके लिए निवेश किया जाएगा। और उसके बाद में भी अगर पैसा बचता है तो 15 साल से आगे। इसीलिए रिटायरमेंट कॉर्पस का महत्व यह है, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो 60 साल की या 58 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर होता है तो उसे 80-85 साल तक अगर उसको अपने बलबूते पे रहना है, जी। आर्थिक तरह से ही शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उसको ये प्रोविजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर पहला 5 साल का अगर हम बात करते हैं किस तरह से हम इसको निवेश करें, तो सीनियर सिटीजन सेविंग डेफिनेटली मेंशन करूँगी, क्योंकि ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जहाँ तक आप 15 लाख तक इसमें निवेश कर सकते हैं और हर क्वार्टर में आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलते हैं। तो अराउंड 7% या कुछ ऐसे अभी रिटर्न्स होते हैं, 7-8% ऐसे रिटर्न अभी उसके मिल रहे हैं। तो ये रिटर्न जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिक्लेयर करती है कि कौन से रिटर्न मिलेंगे, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि अगर उनकी उम्र अभी 35 साल है और उनकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, रिटायरमेंट के बाद मतलब 60 साल के बाद उनको हर महीने कितने पैसे चाहिए होंगे ताकि उनकी जिंदगी जो है वो एकदम हंसी खुशी व्यतीत हो सके? देखिए, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे चाहिए होंगे ये 2-3 फैक्टर्स पे निर्भर करता है। ओके, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि अगर आपकी 50,000 की आय है तो आपको कितना मंथली चाहिए, क्योंकि कितना आपको चाहिए ये उस पर निर्भर करेगा कि आपके खर्चे कितने होंगे। आय चाहे 50,000 हो, चाहे मेरी 60,000 70,000 हो, खर्चे कितने होंगे उस पर निर्भर करेगा। और वो खर्चे किस एज तक मुझे चाहिए होंगे। आमतौर पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 70 है, 70 की एज तक है, 70 के बाद मैं नहीं जीऊंगा या 75 के बाद नहीं जीऊंगा। हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या होगा अगर आप 75 के बाद 90 तक जी गए। तो वो 15 साल के जो खर्चे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि वो उस पड़ाव पे आपको किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़े। तो जब आप ये तय करते हैं कि मुझे कितना चाहिए होगा, तो वो इस पे निर्भर करता है कि आपके आज के खर्चे कितने हैं। उसको ही आप बेंचमार्क बना के ये तय करते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद के कितने खर्चे होंगे और किस एज तक मुझे चाहिए होंगे। जैसे आप मसलन 60 साल पे आप रिटायर का सोच रहे हैं और आप ये अज्यूम करते हैं कि 85-90 साल तक मुझे जो है जीना है और मैं जीऊंगा, और ताकि मैं दूसरे पे निर्भर ना रहूं। तो यानी कि आपको 60 साल के बाद 25-30 साल के लिए आपको अपने खर्चे वहन करने हैं। तो वो 25-30 साल के लिए आपको कितना कॉर्पस 60 साल पे चाहिए, वो इस पे निर्भर करेगा कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा। आपने 35 साल का, मैं मसलन 30 साल की उम्र पे लेता हूं कि 30 साल की उम्र पे आज के खर्चे आपके 40,000 हैं। आप ये मानते हैं कि मेरा खर्चा 20,000 होने वाला है रिटायरमेंट पे, आज के हिसाब से मैं 20,000 में जिंदगी गुजार लूंगा। अब ये 20,000 जब तक आप 60 साल की उम्र पे रिटायर होंगे, ये 1.5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो प्लानिंग करनी है वो ये तय करके करनी है कि मेरे को 60 साल के बाद 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से और अगले 25 साल मुझे गुजारने हैं। तो उसके मैं लिए एक बात मुझे पूछना चाहूंगा। हाँ जी। एक बात पूछना चाहूंगा जी। कि आपने 20,000 रुपए अभी का खर्च कहा और हाँ 60 साल के बाद वही खर्च इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिसको आप कह रहे हैं जी। वो 1.5 लाख रुपए हो गया, जी। राइट? मैं जी। इतना सही हूँ? जी। तो जी। जी। महंगाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्लानिंग करनी है। बिल्कुल, महंगाई को जी आप सर। नकार नहीं सकते, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है। हम और आप जितने भी लोग हम जानते हैं कि हमने पिछले 30 साल में क्या महंगाई देखी है। तो आप वही महंगाई, अब जो युवा आज है वो वही महंगाई अगले अगर 30 साल में देख रहा है। आप जी 1.5 लाख भी नहीं करते, आप एक फैक्टरी लेंगे, चलो 1.5 लाख बहुत ज्यादा हो जाता है, बट लाख रुपया तो मुझे चाहिए होगा महीने का। तो आप वो जो प्लानिंग करेंगे वो उसको उस एक्सपेंस के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। आपकी आय कितनी है मेरे हिसाब से वो फैक्टर इन नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्यादा फैक्टर इन करेगा कि आप खर्चे कितने होंगे आपके। जी जी जी। मनीष जी, इससे पहले कि आप रैप करें, मैं शिल्पा जी से वापस से वही सवाल पूछना चाहूंगा। बीच में हमने उनका साथ कम्युनिकेशन लॉस हो गया था। शिल्पा जी प्लीज कंटिन्यू करिए जो आप आंसर दे रहे जी जी। तो जैसे मैंने बोला कि बकेट स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम रिटायर्ड लोगों के लिए। उनका जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस होगा 3 हिस्सों में बांटना है। पहले 5 साल,
फिर 5 साल से 15 साल और 15 साल से आगे। जैसे जितेंद्र जी ने अभी कहा, इन्फ्लेशन के लिए हमें ये करना होता है। तो पहले 5 साल जो है वो हम लोग कौन से इससे निवेश कर सकते हैं? एक तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम है और जहाँ पे हमें एवरी क्वार्टर में हमको रिटर्न मिलता है। 7 से 8% का रिटर्न अभी दे रहे हैं वो, और हर क्वार्टर वो डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा हम कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये एक अश्योर्ड रिटर्न आपको मिल सकता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके कोई LIC के पेंशन प्लान जो आपने पहले से ले रखे हैं, तो उससे जो आपको पेंशन आएगा, या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हुई है वहां से एम्प्लॉय प्रोविडेंट के बाद में अगर आपको कोई पेंशन आ रही है, तो वो और एक सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाएगा। और अनदर थिंग इज द वेरी गुड स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और आपको हर महीना, हर 6 महीने में या साल में, जैसे आप चूज करें, आपको इनकम मिल सकती है। तो पहले 5 साल की ये आपके लिए, पहले तो आपको देखना है कि मेरा मंथली खर्चा कितना है और मेरे पेंशन वगैरह जो मुझे मिल रहे हैं उसको अगर मैं यूज करूँ तो उससे ज्यादा मुझे कितना इन निवेशों में मिलना चाहिए। बस उसी अमाउंट को आप इनमें निवेश करें, क्योंकि आपको आगे भी की तो सोचनी है, क्योंकि 5 से 15 साल में जो आप निवेश करेंगे उसको आप कॉम्बिनेशन करके इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जो आपको 5 साल के बाद में लगने वाला है। और 15 साल के आगे, अगर इससे भी आगे जाके आपके पास पूंजी जमा होती है, तो 15 साल के आगे जो आप रखने वाले हैं उसको आपके जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड का अच्छे से ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां पे निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जी वरुण जी, आज के इस जागरण डायलॉग्स के कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर बड़ी अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है, जितेंद्र जी और शिल्पा जी ने। जागरण डायलॉग्स आपके फायदे की बात करता है, चाहे वो आर्थिक सेहत का मामला हो या आपके नॉर्मल हेल्थ से जुड़ा मसला हो या आपके इर्द गिर्द घूमती हुई जो फेक न्यूज है, हम उसका भी जागरण डायलॉग्स में वो करते हैं, मतलब आप तक उसकी सच्चाई पहुंचाते हैं। जागरण डायलॉग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर लॉगिन कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट पढ़ने के लिए आप जागरण.com पर आ सकते हैं। हमारे दोनों गेस्ट जितेंद्र जी और शिल्पा जी का धन्यवाद। वरुण जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच बहुत मनीष बहुत जी। और धन्यवाद। बोथ हमारे दोनों गेस्टों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो एक बीच में मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका बहुत फेमस गाना था कि महंगाई डायन खाए जात है। उस महंगाई डायन से कैसे बचना है और अपने आप को पेंशन के लिए प्रिपेयर करना है, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।